लंबे काले बालों वाली औरत ने वाइकर के गाल दोनों ओर से खींच रखे थे। आंखें चमक रही थीं, मुस्कान इतनी चौड़ी मानो दुनिया जीत ली हो। छोटे भाई, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। विकोर का चेहरा दर्द से ऐंठ रहा था। चिढ़ भी थी और बेबसी भी। दूर खड़े उसके दोस्त संचो, ट्यूडर और पिगी सब अवाक होकर ये तमाशा देख रहे थे। ट्यूडर की आंखें फटी रह गईं। ये क्या, विकर की फैमिली भी है? पिगी ने धीरे से उसकी ओर झुककर कहा। यह बात कहना बहुत बदतमीजी है। सांचो ने सिर हिलाया, जैसे खुद भी समझ नहीं पा रहा हो। पर हैरानी तो यही है, विकोर ने कभी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो ये सब अजीब तो है। ट्यूडर अब और भी बेतुका लग रहा था। हाँ, और सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता मैं इतना शॉक्ड क्यों हूं। इधर औरत का नाटक और बढ़ गया। उसने वाइकर के चेहरे के बिल्कुल पास झुककर फुसफुसाया। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, एक किस शेयर कर लें क्या? विकोर के दोस्त जल्दी जल्दी पीछे हट गए। ये फैमिली ड्रामा हमें नहीं देखना, कहकर तीनों खिसक लिए। कमरा खाली होते ही हवा ही बदल गई। अब सिर्फ विकोर और वो औरत टेबल पर आमने सामने बैठे थे। नकली हंसी, नकली प्यार सब गायब। विकोर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, लगता है सब चले गए। औरत ने थका हुआ चेहरा बनाया, सिर हथेली पर टिकाया और बोली, मुझे खुद आना पड़ा, मैसेज बहुत जरूरी। अचानक उसने मुंह बनाया, माथे पर हाथ रखा। विकोर की मार की याद ताजा थी। दुनिया में कौन सा भाई अपनी बहन को मिलने पर ऐसे मारता है? लेकिन फिर चेहरे पर शिकन की जगह चालाक मुस्कान आई। ओवर एक्टिंग जरूरी थी, वरना शक हो जाता। वो कुर्सी पर टांग चढ़ाकर बैठी, आंखों में घमंड चमक रहा था। वैसे शुक्र मनाओ कि मैं खुद मिलने आई हूं। विकोर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बस काफी हुआ, अब असली बात करो। सी नेटिव्स के साथ ट्रेड कैसा चल रहा है? सामने बैठी औरत कोई और नहीं बल्कि सिंडी वेंडी थी। उसकी आंखें पल भर में बदल गईं। अब उनमें एक प्रोफेशनल चमक थी। उसने धीरे से कहा, स्मूथली, 3 बड़े ट्रेड्स पूरे कर चुके हैं। विकोर का जवाब छोटा था, अच्छा है। लेकिन उसकी आंखें अब और गहरी हो गईं। लाल रोशनी सी चमक उठी। और बलक ट्राइब का क्या? सिंडी वेंडी चुप हुई, फिर धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अब तक कुछ नहीं। पहले हर ट्रेड पर आते, लेकिन अब जैसे गायब हो गए हों। विकर ने बिना बोले सुना। उसके मन में बलाक के सफेद बालों वाले शक्तिशाली मैट्रियार्क की छवि तैर गई। इतने दमदार मैट्रियार्क के साथ शायद ज्यादा चिंता की बात नहीं, उसने सोचा। सिंडी वेंडी ने विषय बदला। उसने भारी थैला मेज पर रखा। जैसा तुमने कहा था, वॉर फंड्स। विकर ने खोला। सोने के सिक्कों से थैला भर चुका था। रोशनी में सिक्के चमक उठे, लेकिन वेंडी का चेहरा गंभीर हो गया। और एक आखिरी बात, उसने हाथ जोड़कर लाल आंखों में गहरी चमक लाई। हमारा असली टारगेट है बुर्जुआ फैमिली का मुखिया, बर्थोलोम्यू दे बुर्जुआ। और वो इंसान नहीं, एक डीमन है। विकोर ने दोनों हाथ जोड़े। चेहरा स्थिर था, लेकिन भीतर आग उठ चुकी थी। मैंने शक किया था कोवडेस को भ्रष्ट करने वाला या तो मुखिया होगा या उसका करीबी, लेकिन अब ये पुष्टि हो चुकी है। भारी बोझ उसकी आत्मा पर उतर आया। सिंडी वेंडी आगे झुकी। तुम जानते हो, बुर्जुआ फैमिली एम्पायर की सबसे अमीर फैमिली है। सिर्फ ये सोना काफी नहीं होगा, उनसे मिलने के लिए इससे कहीं ज्यादा चाहिए। चाहो तो मैं और ला सकती हूं। विकोर ने शांत भाव से जवाब दिया, नहीं, ये काफी है। उसकी आंखें संकरी हो गईं। सीड मनी? सिंडी वेंडी ने हैरानी से पूछा। सीड मनी? ये क्या मतलब? विकोर की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। बुर्जुआ फैमिली तक पहुंचना सिर्फ पैसे से नहीं होगा। पैसे को बोना पड़ता है ताकि वो खुद हमारे पास आए। विकुर के होंठों पर हल्की सी चालाक मुस्कान उभरी। उन्हें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए सिंडी, उन्हें चाहिए तरीका। पैसा कैसे बनाया गया, ये दिलचस्प हो तभी वो गौर करेंगे। उसने टेबल पर पड़ा एक फ्लायर उठाया। आंखों में चमक थी। मेरा टारगेट है मॉक इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट। और ये इवेंट होस्ट कौन कर रहा है? खुद बुर्जुआ फैमिली। उसकी आवाज में ठंडा आत्मविश्वास टपक रहा था। मैं इसमें उतरूंगा और जीत कर उन्हें मजबूर कर दूंगा कि वो मुझे नोटिस करें। सिंडी वेंडी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों के आसपास नीली बिजली चमकने लगी। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? वो चीख पड़ी। ये तो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड है।
विकौर, यह आत्महत्या है। कमरे की हवा भारी हो गई, पर विकौर ने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ रात का समय था। एक भव्य इमारत, ऊंची छत, अंदर एक आदमी, वेंसी मॉर्ग, नीले लहराते बालों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मुझे बुलाया गया था? उसने विनम्रता से पूछा। सामने बैठे शख्स की आभा ही अलग थी। लंबे सुनहरे बाल, चौड़ी छाती और हाथ में चमकती हुई तलवार। ये थे विंस्टन स्मिथ, कोलोसियो एकेडमी के प्रिंसिपल। वेंसी की आंखें तलवार पर टिक गईं। यह द सोर्ड ऑफ विंटर, उसने मन ही मन पहचाना। मतलब प्रिंसिपल अभी अभी लड़कर लौटे थे। कहा जाता था विंस्टन स्मिथ की शक्ति एम्पायर की सबसे ताकतवर वॉरियर फैमिलीज के प्रमुखों के बराबर। प्रिंसिपल ने हल्की मुस्कान दी। बैठो वेंसी, तुम्हारी छुट्टियां तो उम्मीद से पहले खत्म हो गई। दोनों बैठे और स्मिथ ने सीधे मुद्दे पर वार किया। मेरी गैर मौजूदगी में प्रोफेसर सैडी ने कितनी गड़बड़ की? वेंसी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। गिनना मुश्किल है। क्लास में शराब पीना, काम में लापरवाही, और तो और स्टूडेंट्स पर हमला कर। वो प्रोफेसर नहीं है प्रिंसिपल, वो तो अपराधी है जिसे नॉवल वेग प्रिजन में होना चाहिए। प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर उसे शांत किया। इतना सख्त मत बनो वेंसी, हर इंसान में अच्छाई होती है, सैडी में भी होगी। उनकी मुस्कान पर थोड़ी मजबूरी झलक रही थी। वो मार्कवार्ड परिवार की आखिरी वंशज है, एक बदनाम फैमिली, और उसका पूर्वज तो आज भी न्यू वेल्वेटिक में कैद। वेंसी ने दांत भींच लिए। प्रिंसिपल, एग्जाम्स और पेरेंट टीचर मीट सामने हैं। अगर मिड टर्म्स जैसी गड़बड़ फिर हुई, हालात संभाले नहीं जाएंगे। स्मिथ ने शांत स्वर में कहा। तो उसे प्रैक्टिकल ड्यूटीज से अलग कर दो, पब्लिक आई से दूर रखो। वेंसी के भीतर आग जल उठी। तो ये थे उनके उपाय? कोई सजा नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, बस बचाओ। वो अकड़ कर खड़ा हुआ। जैसा आप चाहें। उसकी आवाज़ ठंडी, फिर बिना और कुछ कहे मुड़ा और कमरे से निकल गया। चांदनी में विंस्टन स्मिथ अकेले बैठे रह गए। उनके चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयां थी। सीन शिफ्ट होती है और अब ओरेकल मॉक इन्वेस्टमेंट क्लब की मीटिंग चल रही है। कमरा कागजों और नक्शों से भरा हुआ। पिगी भागते हुए अंदर आया, हाथ में मोटा सा बंडल। डोलोरेस, मैंने सब निकाल लिया। बुर्जुआ फैमिली के यंग मास्टर्स की पर्सनल डिटेल्स, रीसेंट एक्टिविटीज, सब। सिंक्लेयर पहले से ही ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी थी। उसने कॉन्फिडेंट अंदाज में घोषणा की। टूर्नामेंट का स्केड्यूल, सिस्टम और स्ट्रक्चर, मेरा एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट। टेबल के सिरहाने बैठी वाइस प्रेसिडेंट डोलोरेस। उसने दोनों की तरफ गर्व से देखा, आंखों में चमक। बहुत बढ़िया, ये मेहनत काम आएगी। पर उसकी नज़र में एक अलग चमक थी, दृढ़ संकल्प। कुछ देर पहले एक अंधेरे कमरे में टेबल पर रखा था एक सोने से भरा हुआ थैला। उसके सामने बैठा था नाइट हाउंड, विकर, डिस्गाइज में। डोलोरेस की आंखें सिक्कों से भरे थैले पर टिकी थीं। उसकी आवाज़ कांप उठी। इतना पैसा आखिर आया कहाँ से? विकोर ने हल्की मुस्कान के साथ उसे याद दिलाया। मैंने कहा था ना, मेरा एक बहुत अमीर दोस्त है। ये पैसा सिर्फ शुरुआत है, सीड मनी। इससे हम और ज्यादा कमाएंगे, इतना कि खुद बूर्जुआ फैमिली का नेतृत्व हमारी तरफ ध्यान देगा। उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं। लेकिन ये काम मैं अपने नाम से नहीं कर सकता। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है डोलोरेस, तुम इस फॉर्चून को बढ़ाओगी। तरीके मैं बाद में बताऊंगा। उसने एक और बात जोड़ी। और हाँ, दो भरोसेमंद लोग ढूंढ लो। क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, बाकी सेक्रेटेरियल काम, सब स्मूथ चलना चाहिए। अब वर्तमान में डोलोरेस की नज़र पिगी और सिंक्लेयर पर पड़ी। वही दो लोग जिन्हें उसने चुना था। उसकी यादों में गूंज उठा जब उन्होंने सैकड़ों एप्लीकेंट्स को हराया था। सिंक्लेयर ने हंसते हुए पिगी को बताया, 108 कंपेटिटर्स थे एग्जैक्टली। डोलोरेस के दिल पर अचानक गिल्ट की लहर दौड़ गई। ये दोनों मासूम स्टूडेंट्स, इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि असली दुश्मन कौन है। एक डीमन उसकी मुट्ठियां कस गई। नहीं, चाहे कुछ भी हो, इन्हें मैं सुरक्षित रखूंगी। पिगी ने तभी व्यावहारिक सवाल दाग दिया, पर वाइस प्रेसिडेंट, ये तो मॉक इन्वेस्टमेंट है, सिमुलेशन। फिर असली सीड मनी की जरूरत क्यों? डोलोरेस आगे झुकी, होठों पर शरारती लेकिन कॉन्फिडेंट मुस्कान उभर आई। क्योंकि हम असली इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। पिगी और सिंक्लेयर दोनों की आंखें फैल गईं। क्या? दोनों एक साथ चिल्ला उठे। डोलोरेस ने दृढ़ता से घोषणा की, हमारा मकसद सिर्फ टूर्नामेंट जीतना नहीं है, हम असली प्रॉफिट्स भी कमाएंगे। और अगर कुछ गलत हुआ, पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। उसके शब्दों में जोश था, लेकिन भीतर से वो जानती थी, असली रिस्क उठा कौन रहा है?
नाइट हाउंड। पिगी और सिंक्लेयर एक दूसरे से सटकर फुसफुसाने लगे। पिगी की आवाज में घबराहट थी। कहीं वाइस प्रेसिडेंट हमें स्कैम तो नहीं कर रही? सिंक्लेयर ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, डोलोरेस ऐसी नहीं है। मैं उस पर भरोसा करती हूँ। कुछ पल बाद दोनों फिर उसकी तरफ लौटे। इस बार उनकी आंखों में चमक। वाइस प्रेसिडेंट, अगर आप इतनी डिटर्मिन्ड हैं तो हम पूरी तरह आपके साथ हैं। और सच कहें तो असली पैसों का थ्रिल और एक्साइटिंग है। डोलोरेस का दिल कृतज्ञता से भर गया। ये दोनों मुझ पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, पिगी ने उत्साह से सुझाव दिया। तो क्यों ना हम वाइकर को भी बुला लें? उसे इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट हो गया है, हर सुबह अखबार पढ़ता है। सिंक्लेयर की आंखें चमक उठी। हाँ, अगर वाइकर हमारी टीम में हो तो जीत पक्की है। विकर का नाम सुनते ही डोलोरेस का चेहरा बदल गया। माथे पर पसीने की बूंद उभर आई। वो विजिबली फ्लस्टर्ड हो गई। पिगी ने समझाना जारी रखा। वो काल्म प्रेजेंस लाता है, बस साथ हो तो सब ठीक लगेगा। डोलोरेस ने थोड़ी देर सोचकर नजरें झुका लीं। धीरे से बोली, पिगी, अगली बार जब उसे देखो तो मेरी तरफ से इनवाइट देना क्लब ज्वाइन करने का। पिगी थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन सिंक्लेयर खुशी से कूद पड़ी। यस, उसने मुट्ठियां भींच लीं। विकौर हमारे साथ होगा। पिगी ने अचानक गौर किया। वाइस प्रेसिडेंट, आपका चेहरा वही लुक है, बिल्कुल वैसा जब आप हमारे डॉर्म में विकर को ढूंढने आई थीं। डोलोरेस ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ी और धूप से भरे कॉरिडोर की ओर बढ़ गई। उसने पीछे से आवाज दी, तुम दोनों मटेरियल ऑर्गेनाइज करो, मैं आगे निकलती हूं, मुझे एक काम निपटाना है। सिंक्लेयर ने चिंता से उसे जाते देखा। डोलोरेस अकेली चल रही थी। सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह वाइकर से भरा था। वो सारे लम्हे याद आ रहे थे जब वो उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने याद किया जब वाइकर ने स्कॉलरशिप का नाम पैरी के नाम पर रखने को कहा था। वो चाहती थी उस वक्त उससे बात करे, क्योंकि पैरी के आखिरी पलों में विकोर ही उसके साथ। वो सोच रही थी, जब उसने मेरे लिए लड़ाई लड़ी थी, जब उसने मुझे काउंसिल इलेक्शन में सहारा दिया था, मैं सिर्फ उसे धन्यवाद कहना चाहती थी, बस इतना सा। पर हकीकत ये थी, हर बार मौका होते हुए भी उसने वो शब्द कभी कहे ही नहीं। उत्तर के जंगलों की यादें, डीमन एंड्रोमियस की लड़ाई, हर जगह वाइकोर उसके साथ था। हर जगह उसे हिम्मत देता रहा, और हर जगह वो कुछ कह न सकी। उसने खुद से स्वीकारा, उसके सामने जाते ही मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है, शब्द गले में अटक जाते हैं, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची बन जाऊं। यहां तक कि जब वो नाइट हाउंड के साथ होती थी, तब भी दिल के किसी कोने में वाइकोर का ही ख्याल आ जाता। लेकिन अब उसने गहरी सांस ली। नहीं, अब और नहीं। आज आज ही मैं कहूंगी, चाहे जैसी भी हिम्मत जुटानी पड़े। उसकी नजरें जमीन पर थीं, और अचानक वो रुक गई। सामने विकोर खड़ा था, उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी। डोलोरेस, सब ठीक है? तुम्हें क्या हुआ? समय जैसे ठहर गया। डोलोरेस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, एक गहरी सांस अंदर खींची और नजरें नीचे कर लीं। कुछ पल बाद धीरे धीरे उसने सिर उठाए। गाल लाल पड़ चुके थे, लेकिन आंखों में इस बार दृढ़ता की ज्वाला थी। उसने विकोर की आंखों में सीधे देखा और साफ ऊंची आवाज में कहा, विकोर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है।